चैप्टर 17। सही मायने में माफिया हुई। अब आगे आरोही ने रिशान को धक्का दे दिया, जिससे वो गोली आरोही के शोल्डर पर जा लगी। नूर की चीख निकल गई। वो दौड़ते हुए आरोही के पास आई और अपने दुपट्टे से उसके शोल्डर पर बांध दिया। वहीं उस आदमी का निशाना चूक गया था। वो वहाँ से भागने लगा तो रिशान ने तुरंत अपने आदमियों को ऑर्डर दिया, जिस वजह से उन लोगों ने उसे पकड़ लिया। निशान आरोही के पास आया, जो दर्द से तड़प रही थी। उसका पूरा शोल्डर खून से भीग चुका था और उसकी पूरी साड़ी खून से रंग चुकी थी। निशान आरोही को अपने गोद में उठाने लगा तो आरोही ने उसे रोक दिया और बोली, मुझे उस आदमी का चेहरा देखना है। निशान, नहीं, अभी मेरे साथ चलो, तुम्हें खून निकल रहा है। मैं वादा करता हूँ ये सब तुम्हारी ही नज़रों के सामने बेदर्द मौत बनेगी। आरोही ने सिर करते हुए ऊंची आवाज़ में कहा, नहीं, मुझे पहले उस आदमी का चेहरा देखना है, उसी के बाद मैं यहाँ से जाऊँगी, वरना मैं यहाँ से कूद जाऊँगी। रिशान, ये क्या बकवास बात कर रही हो? अगर उससे नहीं मिली तो यहाँ से कूद जाओगी? आरोही नमी से, प्लीज़ रिशान, बस एक बार। आरोही को इस तरह से काटा देख रिशान, नूर और अर्श हैरान थे। आखिर आरोही ऐसे जिद क्यों कर रहे थे? रिशान ने एक गहरी सांस ली, क्योंकि वो जाना था कि उसकी बीवी बहुत जल्दी है। उसने आरोही को धीरे से उठाया और उस आदमी के पास ले गया, जिससे रिशान के गार्ड ने पकड़ा हुआ था। आरोही की आंखों में दर्द था। वो उसी दर्द के साथ उस आदमी की आंखों में देख रही थी। अब ना जाने ये दर्द उसके चोट का था या किसी और का। रिशान जैसे आरोही को जल्द से जल्द यहाँ से ले जाना था। उसने अपने आदमियों को इशारा किया तो उसने उस आदमी के चेहरे से उसका मास्क हटा दिया। जैसे ही उस आदमी की शक्ल बाहर आई, रिशान, अर्श, नूर, कृषभ सब हैरान हो गए, सिवाय आरोही के। वो तो अब भी बिना किसी भाव के उस आदमी की आंखों में एक तक देखे जा रहे थे। कृषभ ने हैरानी से कहा, डैड? जी हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि कृषभ और आरोही के असली पिता अधिराज शाह हैं। जब आरोही ने उन्हें देखा तो वो तो उनकी आंखों में देख ही पहचान गई थी कि ये कौन है। रिशान ने आरोही की ओर देखा, जिसका चेहरा भावहीन था। उसने कहा, आरोही, अब चलो। आरोही, नहीं रिशान, कुछ ज़रूरी बातें आज पूछ रही हैं इनसे, क्या मैं पूछ सकती हूँ? रिशान ने आरोही की आंखों में देखा, जहाँ सिर्फ दर्द था, जो रिशान को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वो जानता था कि आरोही के सवाल के बाद उसे सिर्फ और सिर्फ दर्द मिलेगा, पर वो आरोही को कब तक रोक सकता था? अगर उसने अपने दर्द और नफ़रत को आज बाहर नहीं निकाला तो वो हमेशा के लिए उसके अंदर दब कर रह जाएगी। उसने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। आरोही ने अधिराज को देखा, जिसके चेहरे पर कोई दर्द और कोई गिल्ट और कोई नफ़रत नहीं थी। शायद वो भी समझ चुके थे कि अब उनका खेल ख़त्म हो गया है। आरोही ने कहा, आपसे बस एक ही सवाल पूछूंगी कि आपने क्यों ये सब किया? अधिराज ने अपनी नज़रें फेरी, जैसे वो आरोही के सवाल अधिराज ने अपनी नज़रें फेरी जैसे वो आरोही के सवाल को जानते हो और इसका सवाल ना देना चाहते हो। उससे यूँ खामोश देख आरोही के सब्र टूट पड़ा। उसने गुस्से से अधिराज की कॉलर पकड़ ली और चिल्लाते हुए बोली, कब तक चुप रहेंगे आप? आखिर कब तक? बताइए, क्यों किया आपने ये सब? क्यों मेरी माँ के साथ इतना गंदा खेल खेला? क्यों उन बेटों से अपनी माँ का साया छीन लिया? आपको अपना पिता कहते हुए शर्म आती है मुझे। आप एक निहायती घटिया और नीच इंसान है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है और औरतों को बस अपने दिल बहलाने का खिलौना समझता है। मेरी माँ को भी आपने अपने इसी घिनौने जाल में फंसाया था ना? क्यों किया आखिर? आपने क्यों मेरी माँ की ज़िंदगी को उजाड़ कर रख दिया? क्यों? कहते कहते आरोही ज़मीन पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रो पड़ी। आरोही की ऐसी हालत देख रिशान को अपने सीने में दर्द हो रहा था, पर अब वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। वो उसकी ये सब बातें सुन अधिराज चुप ना रह सका। उसने भी उसी तरह जवाब दिया, तुम्हारी माँ मेरी गलती थी। अब मैं यही सोचता हूँ कि आखिर क्यों मैंने उस औरत को ही चुना। अगर मैं ये गलती नहीं करता तो आज मैं यहाँ ना खड़ा होता।
और ना ही तुम इस दुनिया में होती। अगर इतनी भी क्या बड़ी गलती कर दी थी मैंने, वो मुझे ये सब झेलना पड़ा है, ये सब गलती तुम्हारी माँ की है। अगर वो तुम्हें जन्म नहीं देती तो आज ये सब नहीं होता। आरोही ने हैरानी से नजरें उठाकर अधिराज को देखा तो अधिराज बोला, हाँ, मैं जो कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ। तुम्हारी माँ के मरने की वजह मैं नहीं, वो खुद थी। तुम्हें मैंने कहा था उसे कि वो तुम्हें इस दुनिया में आने से पहले ही ख़त्म कर दे, पर उसने मेरी बात नहीं मानी। RSR को बर्बाद करना चाहता था मैं। हम और उसकी जान तुम में बसी थी, इसलिए हमने तुम्हें खोजने के चक्कर में वो कार एक्सीडेंट करवाया था, सबको मार दिया था। मैं जानता हूँ इस पे तुम्हारा कोई या निशान की माँ का कोई कसूर नहीं था, पर बस गलती थी तो ये कि तुमने उस औरत की कोख पे से जन्म लिया था। हमेशा एक आदमी को ही क्यों गलत कहा जाता है? आखिर साधना ने भी तो मेरा पूरा साथ लिया था ना। अगर वो औरत तुम्हें जन्म नहीं देती तो हम तुम्हें कभी भी हमारा मोहरा नहीं बनाते, तुम्हें कभी भी ये सब सहना नहीं पड़ता। आरोही ने चीखते हुए कहा, चुप चुप करिए आप ये बकवास बातें बंद करिए। मैं जानती हूँ क्या कहा आपने कि हर एक आदमी को ही क्यों गलत कहा जाता है, पर ये बोलने का हक आप जैसे हैवान को बिल्कुल नहीं है। मैं ये मानती हूँ कि तारी दूर तरफ से बचती है, कहीं ना कहीं मेरी भाग की भी गलती थी। और आपको पता है उनकी क्या गलती थी? उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने आपसे सच्चा प्यार करा। आपने सब कुछ आप जैसे घटिया इंसान पर लुटा दिया, जिस आदमी की पहले से ही एक बीवी और बच्चा था, पर उसी उनका ख्याल नहीं आया। अपने ईगो, अपने रेपुटेशन में आप इतने अंधे हो गए कि आपको अपना बेटी भी नजर नहीं आई। अरे मेरा तो छोड़िए, आपको तो अपने उस बेटे पर भी दया नहीं आई जिसने आज तक अपने पिता को नहीं देखा। अपने बदले की आग में आपने रिशाद की माँ को ख़त्म कर दिया। आखिर क्या मिला आपको ये सब करके? कुछ नहीं। आज आप हार चुके हैं। आप रिशाद को तबाह करना चाहते थे ना, पर आज उस बदले की आग में आपको ही वहाँ लाकर खड़ा कर दिया है जहाँ आपके साथ कोई नहीं है। आप जैसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं है। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं आपको अपने हाथों से ख़त्म कर दूँ। आरोही की ये बात सुन कृषक अरिराज दोनों हैरान थे। आरोही ने उन्हें देखते हुए कटाक्ष में कहा, क्या हुआ? झटका लगाना? अपने एक और बेटे के बारे में जानकर आपको तो इतना ही नहीं पता कि इस दुनिया में आपका एक छोटा सा बेटा आपका ही अंश है, जिस बेटे ने कभी भी अपने बाप को नहीं देखा, और आपने तो उससे उसकी माँ को भी छीन लिया। और आप कहते हैं कि इन सब में आपका कोई कसूर, कोई गलती नहीं है। आपने एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ कर रख दिया। मिस्टर शाह, आपको अपना पिता कहते हुए शर्म आ रही है मुझे। आप जैसे इंसान इस धरती पर बोझ है। आपको इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है, और आपको आज मैं ही इस दुनिया से मिटा दूंगी। आरोही की ये बात कोई भी समझ भी नहीं पाया, कोई कुछ कर पाता। इससे पहले ही आरोही ने ज़मीन पर गिरी हुई निशान की बंदूक को उठा लिया और अधिराज की तरफ पॉइंट कर दिया। आरोही की इस एक्शन की किसी को उम्मीद नहीं थी। आज तुरंत निशान के पास आया और कहा, बॉस, मैम को प्लीज़ रोकिए, कि वो क्या कर रही हैं? निशान ने अपने हाथों से अर्श को चुप रहने का इशारा किया और सर नाम हिला दिया और बड़ी गौर से आरोही का चेहरा देखने लगा। वही अरिराज हैरानी से आरोही को देखते हुए बोला, ये क्या कर रही हो तुम? बंदूक नीचे करो, भूलो मत मैं तुम्हारा बाप हूँ। आरोही ने चिल्लाकर कहा, नहीं, मेरा कोई बाप नहीं है। मेरे लिए मेरे पिता तभी मर चुके थे जब मुझे उनकी सच्चाई पता चली थी। मेरे अंदर अब आपके लिए कोई जज्बात नहीं है। अब आपको इस दुनिया से जाना ही होगा, मिस्टर शाह। आरोही की आंखों में इस वक्त कोई इमोशन नहीं थे, वो बस एक टक्की लगाए अरिराज को देख रही थी। आज वो आरोही पहले वाली आरोही नहीं लग रही थी। आज उसके हाथ में बंदूक थी और दिल में नफरत। शायद लोग सही कहते हैं, नफरत एक ऐसी चीज़ है जो किसी को भी बदल कर आज सही मायने में वो एक माफिया किंग की माफिया क्वीन लग रही थी। वहीं आरोही की ये बात सुन अरिराज को डर लगने लगा। उसने जोर से कहा,
ये पागलपन है आरोही। कहा ना मैंने, मैं जैसा भी हूँ तुम्हारा पिता हूँ, और एक बेटी कभी अपने पिता की जान नहीं लेती। पर आज प्रथा बदलेगी। जैसे माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था, वैसे ही आज मैं एक इंसानी रूप में छुपे हुए महिषासुर को इस दुनिया से ख़त्म कर दूंगी। आरोही की ये बात सुन नूर को भी डर लगने लगा था। आरोही ने ट्रिगर पर अपनी उंगली रख दी थी। तभी कृषभ ने कहा, नहीं आरोही, तू कभी किसी को नहीं मार सकती, तू कभी बंदूक नहीं चला सकती, तू एक मासूम लड़की है जो कभी किसी की जान नहीं ले सकती। कृषभ की ये बात जैसे ही आरोही के कानों में गई, उसकी आंखों के सामने अधिराज और कृषभ के साथ बिताए हुए हर एक याद पल आने लगे। भले ही नाटक में, पर जब वो आरोही को अपनी बेटी की तरह प्यार करता था, पर तभी उसकी आंखों के सामने वो दृश्य आ गया जब वो कार एक्सीडेंट हुआ था। आरोही अपने दिल और दिमाग से लड़ रही थी। कृषभ की कई बातों ने उसे कमज़ोर कर दिया था। उसके हाथ कांप रहे थे। इस हालत में देख कृषभ के चेहरे पर दृश्य मुस्कान आ गई थी कि तभी आरोही को अपने कंधे पर किसी के हाथ महसूस हुए। आरोही ने पीछे मुड़कर देखा तो रिशान था। रिशान का हाथ था। रिशान ने उसकी आंखों में देखा और सख्ती से कहा, क्या सोच रही हो आरोही? क्यों कमज़ोर पड़ रही हो? आज एक कर दो और अपने दिल की हर एक नफरत को आज खत्म कर दो आरोही। रिशान की बात सुन आरोही की आंखों में आंसू आ गए। उसने अधिराज की ओर देखा और आंखें बंद कर जोर से चलाई और गन का ट्रिगर दबा दिया। गोली सीधा अधिराज के सीने से आर पार हो गई। कृषभ के होश उड़ गए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अधिराज को देखते हुए खुद को उन गुंडों से छुड़वाते हुए कहा, डैड। अधिराज गोली लगने की वजह से जमीन पर गिर गया। आरोही ने फिर से आंखें बंद करी और एक बंदूक चलाई और बोली, ये मेरी माँ के साथ खिलवाड़ करने के लिए, उनकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए। और एक गोली चलाई और ये दो बेटों से और ये माँ को छीनने के लिए। रिशान की आंखों से एक आंसू बह निकला और वो बिना भाव के जमीन पर पड़े अधिराज को देख लगा। आरोही ने फिर बंदूक चलाई और बोली, और ये मुझसे मेरे भाई को अलग करने के लिए, उसके दिल में जहर घोलने के लिए और हर उस औरत के साथ नाइंसाफ़ी करने के लिए, उनके साथ हर रात खेलने के लिए। वो तीनों बंदूक सीधा अधिराज के सीने में जा लगी थी। धीरे धीरे अधिराज की सांसें बंद हो रही थी। अधिराज की आंखों में आंसू थे। शायद अब उसे अपनी हर गलती का एहसास हो चुका था, पर अब काफ़ी देर हो चुकी थी। वक्त के साथ उसने अपनी आखिरी सांसें ले ली। एक आदमी ने उसके नाक पर हाथ रखा और बोला, बॉस, ही इज़ नो मोर। जैसे ही ये शब्द आरोही के कानों में आए, वो अपने घुटनों के बल बैठ गई। उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी नज़र सामने अधिराज के खून से लथपथ शरीर पर गई, जिसे देख उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रिशान उसके पास बैठा तो आरोही उसके सीने से जा लगी और बोली, शान, मैंने मार दिया। आज इस इंसान को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। रिशान आरोही की कंडीशन समझ पा रहा था। उसने आरोही के बालों को सहलाने लगा और उसे शांत करवाने लगा। तभी आरोही की नज़र कृषभ पर गई, जो आंसू से भीगी निगाहों से अधिराज के शरीर को देख रहा था। आरोही ने रिशान को खुद से दूर करा और कृषभ के पास उसके सामने खड़ी हो गई। कृषभ ने आरोही से अपनी नज़रें फेर ली और नफरत से बोला, अब क्या हुआ? मुझे भी मारना चाहती है ना? तुम मार दे। आरोही ने ना में अपनी गर्दन हिला दी और कहा, नहीं, आपको नहीं मार सकती। आपको मारने के लिए मेरे हाथ कभी नहीं उठ सकते। पता है क्यों? क्योंकि मैंने आपको अपना भाई माना था। इस आदमी से ज़्यादा मैं आपसे अटैच थी। आप मुझसे नफरत कर रहे हैं क्योंकि मैंने इन्हें मार दिया। ज़रा मुझे ये बताइए, क्या अगर मेरी जगह आप होते तो आप क्या करते? मेरी माँ की जगह अगर आपकी माँ होती तो क्या आप करते? आरोही की ये बात सुन कृषभ ने आरोही की आंखों में देखा, जहाँ सिर्फ डर था, कोई खुशी नहीं थी। आरोही ने आगे कहा, आपको पता है आपकी इस पे कोई गलती नहीं थी। जैसे जैसे मिस्टर शाह ने आपको बताया,
आप वैसा वैसा करते गए। आपकी गलती थी तो सिर्फ इतनी कि आपने कभी अच्छे बुरे में फ़र्क नहीं किया। अगर किया होता तो मिस्टर शाह को समझाते। आज ना आपकी और उनके साथ ये होता। आपके बदले की आग ने सब कुछ खत्म कर कर रख दिया। आप आज मुझसे नफरत करते हैं क्योंकि मैंने आपके पिता को ख़त्म कर दिया। आप मुझसे नफरत करते हैं, पर ज़रा सोचिए, एक बच्चे ने तो अपने पिता को देखा ही नहीं है और ना ही कभी देख पाएगा, क्योंकि आज सब कुछ ख़त्म हो गया है। सब कुछ। आज पहली बार ऋषभ की आंखों में गिल्ट दिख रहा था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। काश वो ये सब पहले ही समझ चुका होता। कहते हैं अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। आज ऋषभ के बदले ने सब कुछ खत्म कर दिया था। काश वो ये सब बहुत पहले समझ चुका होता और अरे राज को भी समझा चुका होता। आरोही ने आखिरी नज़र उसे देखा और कहा, जानती हूँ कि अब आप भी मुझे छोड़कर चले जाएंगे, पर मैं अपने हाथों से आपको नहीं मार सकती, कभी नहीं। इतना कहकर उसने रिशान का हाथ पकड़ा। रिशान ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। आरोही कमज़ोरी के कारण बेहोश हो गई। उसने अपने आदमी को इशारा किया और वहाँ से चला गया। अब वहाँ पर सिर्फ कृष्ण, नूर और अर्श खड़े थे। नूर कृष्ण के पास आई और बोली, आज बहुत अच्छा लग रहा है कि भगवान ने मुझे कोई भाई नहीं दिया। वैसे आपको पता है, आपके साथ हमें आपकी शादी के बारे में भी पता चल गया है। कृष्ण ने हैरानी से उसे देखा तो नूर ने कहा, शौके मत, यहाँ आने से पहले ही मुझे आपकी बीवी मिसेस कृष्ण रीत शाह का सच पता चल गया। जैसे आपने हमारे बीच हमारी दोस्त बनकर भेजा था, वो भी यहीं पर है, जाने से पहले उससे मिल लेना। इतना कहकर वो वहाँ से चले गए और कृष्ण वहाँ अकेला खड़ा रह गया। उसकी जिद ने, उसके बदले ने, उसकी नफरत ने आज सब कुछ खत्म कर कर रख दिया। एक महीने बाद एक महीने बाद आज उस वाक्य को बीते पूरी 1 महीना हो चुका है। उस दिन के बाद किसी ने भी कृष्ण और रीत को नहीं देखा। ना जाने उन लोगों के साथ क्या हुआ। उस हादसे के बाद शान ने आरोही को संभाल लिया था, पर आरोही ने हंसना तो जैसे बंद ही कर दिया था। वो सबसे बात करती, मीर के साथ भी खूब खेलती, पर मुस्कान तो जैसे उसके चेहरे से कहीं गायब ही हो गई थी। निशान वो हर कोशिश करता जैसे आरोही को अपने पास फिर से याद ना आए। दूसरी ओर नूर और अर्श की शादी के फंक्शन स्टार्ट हो गए थे, जिससे आरोही का ध्यान भटक गया था। वक्त के साथ आरोही थोड़ी बेटर हो रही थी। निशान, मीर और आरोही एक परफेक्ट फैमिली लगते थे। बस कमी थी तो बस एक चीज़ की, जो जल्द ही उन लोगों की ज़िंदगी में दस्तक देने वाला था, जो शायद आरोही की मुस्कान भी फिर से लाने वाला था। ब्लू हेल। अर्श और नूर की शादी की सारी तैयारी आरोही की फरमाइश पर ब्लू हेल में हो रही थी। अभी लगभग शाम के 7 बज रहे थे। मेहंदी का फंक्शन ज़ोरों शोरों से चल रहा था। वहीं आरोही अपने कमरे में तैयार हो रही थी। इस वक्त उसने एक मेहंदी रंग का लहंगा पहना हुआ था, जो उस पर बहुत खूबसूरत लग रहा था। आंखों पर काजल, होठों पर लाल लिपस्टिक और हाथों में भर भर कर चूड़ियाँ, गले में बड़ा सा हार और बड़े बड़े झुमके, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। अभी वो खुद को निहार ही रही थी कि तभी उसे अपनी कमर पर किसी की पकड़ महसूस हुई, जिसे महसूस करते ही आरोही ने कहा, आप आ गए। क्या होगा आगे जानने के लिए बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।